हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं सुनील स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल मिशन गवर्नमेंट जॉब में। अब हम जो क्लास स्टार्ट कर रहे हैं ये है हमारे जो अब होने वाले हैं CHSL के एग्जाम उनसे रिलेटेड। ठीक है, तो इस क्लास के अंदर आप करेंगे प्रीवियस ईयर के अंदर जो CHSL में क्वेश्चन पूछे गए थे मैथ्स रिलेटेड। ठीक है, तो कौन कौन से क्वेश्चन है विद सॉल्यूशन आपको करवाया जाएगा। और खास करके आपके जो क्वेश्चन बने हैं, जो अच्छे क्वेश्चन बन रहे हैं वो ट्रिग्नोमेट्री और ज्योमेट्री से ही बन रहे हैं। ठीक है, मुझे जितने ट्रिग्नोमेट्री के मिले जितने ज्योमेट्री के मिले उतने आपको सारे क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगा। ओके, अगर आपको लगता है कि इन क्वेश्चंस की आपको पीडीएफ भी मिलनी चाहिए तो कमेंट करके बता दीजिएगा। आपको इनकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। जो हमारे क्वेश्चन सीट जो आई हुई थी सेम टू सेम ऑफिशियल आपको पीडीएफ मिलेगी। ठीक है, क्वेश्चन पेपर की। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन बड़ा आसान सा है। एक वस्तु का अंकित मूल्य 600 रुपए है। अंकित मूल्य पर 25% छूट या डिस्काउंट देने पर 30 रुपए की हानि हुई। इसका हानि प्रतिशत कितना है? तो सिंपल सा सवाल है, आपको पता है एमआरपी दे रखा है, हमें अंकित मूल्य गिवन है, डिस्काउंट कितना दे रहे हैं 25%। जैसे जैसे इसने कहा करते जाओ, कोई ट्रिक वगैरह कुछ ज्यादा करना नहीं है। हानि प्रतिशत काउंट करना है तो किस पे होता है? हानि परसेंट हो या फिर प्रॉफिट परसेंट, किस पे होता है? क्रय मूल्य पे या कॉस्ट प्राइस पे। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले हम क्रय मूल्य निकालने की कोशिश करते हैं, डिस्काउंट से स्टार्ट करते हैं। इस पे 25% डिस्काउंट दिया तो मतलब ये चीज कितने की होगी? डिस्काउंट के बाद 150 रुपए घटा दो, कितने की होगी? 450 की। ठीक है, 450 रुपए में बेचने पर 30 रुपए की हानि हो रही है। तो मतलब हमने खरीदा कितने में? 450 की तो बेची और 30 रुपए की जो हानि थी वो भी जोड़ दी, तो हमने इसको खरीदा 480 रुपए में। यानी ये इसका क्या आ गया अपने पास? कॉस्ट प्राइस आ गया। अब हमें बताना है कि इसका हानि प्रतिशत कितना है। तो हानि परसेंट या लॉस परसेंट कैसे निकालते हैं भैया? कितने रुपए की हानि हुई? 30 रुपए की। कॉस्ट प्राइस कितना है? 480 गुणा में 100। इसको आप सोल्व कर लीजिए। 16 4 25 और डिवाइड कर लो, इसको कितना आएगा? 6 पॉइंट या 6 से 1/4% या 6.25%। जो ऑप्शन आपको दे रखा हो उसी हिसाब से करना। अगर पॉइंटों में तो ये आंसर है, अगर मिक्स फ्रैक्शन में तो ये आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आप फिर। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। 72 वस्तुओं को बेचने से 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। ठीक है, तो हमें बताना इसका हानि परसेंट कितना है। वही चीज जो आपको पहले मैंने मैथ में करवा रखी है सेम वैसे ही चलेंगे अपन। जो बच्चे बेसिक से मैथ करना चाहते हैं वो चैनल पे जाके प्ले लिस्ट में सर्च करना भी मैथ बाय सुनील सर के नाम से, उसमें आपको सारा मैथ डिटेल में करवाया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन स्टार्ट करते हैं। यही मानना होता है, दिमाग में चलनी चाहिए ये बात, मानना मूनना यहाँ पे आपको कुछ नहीं लिखना है। मान लो अगर एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है? 1 रुपया, तो 72 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितने हो गए? 72 रुपए। ठीक है, अच्छा हानि कितनी हो रही है? 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है, लॉस हो रहा है इतना। तो हानि हुई कितनी रुपए में? देखें तो एक वस्तु को 1 रुपए में बेच रहे हैं, तो 8 वस्तुओं को कितने में बेचा? 8 रुपए में। ठीक है, हमारी जेब से टोटल कितने लगे थे? 72 वस्तुएं बेचकर हमने 72 रुपए तो कमा लिए, अभी भी कितने का नुकसान हो रहा है? 8 रुपए का। तो हमारी जेब से टोटल कितने लगे थे? 72 प्लस में 8 बराबर 80 रुपए। ठीक है, अब हमें क्या करना है? हानि परसेंट बताना है, लॉस परसेंट बता दीजिए। लॉस परसेंट अभी पीछे बताया था वैसे ही। कितने रुपए की हानि हो रही है? 8 रुपए की। हमारा कॉस्ट प्राइस कितना है? 80 रुपए गुणा में 100, काट पीट कर लेना, आंसर आ जाएगा आपका 10%। ओके, हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने। काम और चाल और समय से आया है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एक आदमी 12 किलोमीटर की चाल से एक निश्चित दूरी तय करता है तथा 9 किलोमीटर पर आवर की चाल से वापस शुरुआती स्थान पर आता है। ठीक है, जैसे मान लो वो ए से बी पे गया और वापस बी से ए पे आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन है। आता है पूरी यात्रा में उसे 3 से 1/2 घंटे लगते हैं, उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी है ये बताना है। ठीक है, तो आजो करते हैं इस क्वेश्चन को, बड़ा आसान सा काम है। देखो यहाँ पे दूरी नहीं दे रखी, लेकिन इतना तो पता है ना कि ए से बी गए और बी से ए।
अब आप ए से बी पे जाओगे तो भी उतनी दूरी है, बी से वापस ए पे आओगे तो भी दूरी उतनी ही रहेगी। जब दूरी फिक्स हो ना और दो चाल दे रखी हो तो सबसे पहले अपन उस चाल निकालते हैं कि पूरी यात्रा में इसकी एवरेज स्पीड क्या थी या रिलेटिव स्पीड जिसको बोलते हैं वो निकालेंगे। अच्छा, हमें निकालना क्या है, दूरी। दूरी या डिस्टेंस, दूरी बराबर क्या होता है भाई, चाल गुणा में समय। ठीक है, समय हमारे पास है, चाल 2 दे रखी है, यहां से हम क्या निकालेंगे, पहले एवरेज स्पीड या रिलेटिव स्पीड निकालेंगे, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। तो एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला होता है हमारे पास 2 × x × y अपॉन में x + y, यानी x की वैल्यू 12, y की वैल्यू 9 रख दीजिए, जितना कट रहा है उतना काट दीजिए, जो बचे उसको वैसे ही रखना, पॉइंटों में नहीं जाना हमें। 12 और 9 21, 3 पे काट दिया 3, 3 पे काट दिया 7, ये कितना आ गया भाई 24 और 24 थी 72/7 km/h। पॉइंट मत जाना क्योंकि ये आंसर नहीं देगा हमें, तो यहाँ पे कैलकुलेशन ही करेंगे। अब यहाँ पे आ जाओ, दूरी बराबर क्या होती है, चाल। चाल हमने अभी निकाली, ये रही। समय कितना है, समय ये रहा। टोटल क्या बना, 6 और 1 7, 7 बटे, सॉरी 1 मिनट यहाँ थोड़ा गड़बड़ हो गया, ये था हमारे पास 2 सही 1/3। ठीक है, इतना था समय, ये सही कर लेना, 2 सही 1/3 था। ओके, तो इसको हल करें, क्या आ जाएगा, 6 और 1 7, 7/3, ये कैंसल, ये कितना आ गया 24 किलोमीटर, ये इसका आंसर आ गया। आने जाने में टोटल दूरी कितनी है, 24 किलोमीटर। इसने पूछा कुल दूरी कितनी तय की। ठीक है, कुल दूरी मतलब ए से बी पे गया, बी से ए पे आ गया, तो दूरी कितनी बनी, 24। अगर ये पूछता दो स्थान के बीच की दूरी कितनी है तो आंसर आता 12 किलोमीटर, ध्यान रखना। ठीक है, नोट कर लो इसको। अगला क्वेश्चन करते हैं फिर अपन। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारे पास, साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज से। बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। 1 मिनट रुकिए, थोड़ा स्टेटमेंट गड़बड़ है। हाँ जी, अंतर कितना होगा यदि ब्याज पंचमासिक देय है। हाँ जी, ये पूछा गया है। क्वेश्चन है 12,000 रुपए पर 12% वार्षिक दर से 1 सही 1/4 वर्ष के चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा यदि ब्याज पंचमासिक देय है। ये क्वेश्चन पूछा गया था भाई एसएससी CHSL 2019 के अंदर। बुक के अंदर हम देखते हैं तिमाही दिया होता है, 6 माही दिया होता है, ठीक है, लेकिन पंचमासिक पहली बार आया है। ओके, तो करते हैं इस क्वेश्चन को। इतना तो आपको पता ही है। देखो भाई, जो स्टूडेंट नए ऐड हो रहे हैं ना, उनको नहीं समझ आ रहा तो वो पहले डिटेल में जाइएगा। उसके लिए आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे मिलेगा आपको मैथ बाय सुनील सर। वहां से आप एक एक टॉपिक कर सकते हैं, लेकिन अब इतना टाइम है नहीं, रिवीजन का टाइम है तो आप रिवीजन ही कर रहे हैं। ठीक, अच्छा, 1 सही 1/4 वर्ष, इसका क्या मतलब हुआ, कितने महीने हो गए टोटल, 15 महीने। अच्छा, 15 महीने में हमारे पास पंचमासिक कितनी बार आया, 3 बार। 3 बार आया तो हमने 3 लाइन ड्रा कर दी। ठीक है, जैसे 18 महीने में 6 माही कितनी बार आती है, 3 बार आती है। ठीक है, अच्छा, 6 माही जब हमें दी जाती है तो हम क्या करते हैं, समय का दुगुना करते हैं और दर का आधा करते हैं। क्यों, क्योंकि साल में 6 माही 2 ही होती हैं। ऐसे ही यहाँ पे साल में आप ये निकाल लो कि पंचमासिक कितना होता है। ठीक है, जैसे साल में महीने होते हैं 12। ठीक है, अच्छा, मान लो हमें दर दे रखी होती 10% और 6 माही के हिसाब से बात करते तो हम क्या करते, दर को किससे भाग कर रहे होते अपन, 6 माही के हिसाब से हम दर को किससे भाग करते हैं, 2 से भाग करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि 12 महीने में 6 माही कितनी है, 2 ही तो होती है, तो 2 से भाग कर देते हैं। यहाँ पे दर दे रखी है 12%, तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि पंचमासिक एक साल में कितने होते हैं। ठीक है, तो 12 महीने को आप जब 5 से भाग करोगे तो हमारे पास कितना आएगा, 2 और 2.4। हाँ जी, एक साल में पंचमासिक कितने होते हैं, 2.4 होते हैं। ठीक है, अब 2.4 इस 12% को जो दर है हमारी, इसको आप किससे भाग दोगे, ये जो रेट है ना, इसको भाग दे रहा हूं, कहीं आप ये मत समझना कि 12 महीने को फिर से 2.4 से भाग दे रहे हैं। ये हमारी दर यानी रेट है, उसको हम भाग देंगे 2.4 से।
कितना आएगा अभी हमारे पास, काटेंगे तो 5 आ जाएगा। अब यहाँ पे पहली पंचमाही के लिए ब्याज दर क्या होगी, 5%, दूसरी पंचमाही के लिए 5% और तीसरी पंचमाही के लिए भी 5%। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए भी, यहाँ पे आज इसने पंचमासिक पूछा है 2019 में, हो सकता है आप वाले पेपर में ये सतमासिक पूछे या 8 मासिक पूछ ले, कैसे करना है। तो जितने भी मास दे रखे हैं ना, जितने महीने दे रखे हैं, 12 को उससे भाग दे देना। आपका जो रेट है उसको किससे भाग करेंगे वो चीज आ जाएगी। जैसे यहाँ पे 12% रेट थी, इसको किससे डिवाइड करें, तो 12 को 5 से भाग दे दिया, ठीक है। अब 12,000 का 5% कितना होता है, इतना तो निकाल ही सकते हो, जल्दी करो क्या आएगा, 12,000 का 5%, जल्दी से निकालिए भी। कितना आ गया, निकाल दिया अब तक 600, यहां भी 600 और यहां भी 600। देखो पहले साल का या पहली पंचमासी का जो चक्रवर्ती ब्याज और जो साधारण ब्याज है वो सेम ही रहेगा, ठीक। अच्छा, अब दूसरी पंचमासी के लिए यहां से ब्याज मिला हमें 600, इस ब्याज से भी तो ब्याज मिलेगा ना, चक्रवर्ती ब्याज निकालेंगे तो बिल्कुल। तो यहाँ का 5% निकालो, कितना आएगा, 600 का 5% कितना आएगा, 30 रुपए, ठीक है। 10% करेंगे तो 60 हो जाएगा, 5% करेंगे 30 हो जाएगा। अच्छा, दूसरी पंचमासी तक हमारे पास जितने ब्याज लगने थे लग लिए। तीसरी पंचमासी पे जो रकम थी वहां से ब्याज 600 लग गया। इस ब्याज से तीसरी पंचमासी में कितना ब्याज आएगा, 30 रुपए। इस ब्याज से कितना आएगा, 30 रुपए। और यहां से कितना आएगा, 1.5 रुपया, 1 रुपया 50 पैसे। अच्छा, अगर इसने पूछा होता ना कि एक सही 1/4 वर्ष में पंचमासिक टोटल ब्याज कितना मिलेगा चक्रवर्ती, तो हम ये सारा जोड़ देते, ठीक। इसने पूछा डिफरेंस कितना है, तो डिफरेंस हमेशा ये वाला होता है, इसको ऐड कर लो, ये आपका आंसर है कितना, 30, 60, 90, 91.5 रुपए, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन बड़े अच्छे आए हुए हैं CHSL के अंदर। आपका दिमाग भी अगर कम प्रैक्टिस है तो घूम जाएगा, अच्छी प्रैक्टिस है तो आपको करने में मजा भी आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बहुत अच्छा सवाल लेके आए हम आपके लिए। हाँ जी, तो देखिए क्या है हमारे पास क्वेश्चन, x + y 7 है, x × y 10 है, हमें इसकी वैल्यू बतानी है। तो पहले तो यही देख ली किसके बराबर आएगा, इसको हल कर लेते हैं। एलसीएम लीजिए, क्या आया, x की 3 × y की 3, यहाँ क्या आ गया हमारे पास, y की 3 + x की 3, यानी x की 3 + y की 3 और डिवाइड बाई x × y की पावर 3, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। अब x × y तो चलो 10 हमें दे रखा है, आ गया, ये कहां से लेके आए, इसके लिए यहाँ पे आ जाओ, दोनों तरफ क्यूब कर दो, यानी कि x + y पूरे की पावर 3 इक्वल टू यहाँ 7 की पावर 3। ये आपका दिमाग जल्दी जल्दी चलना चाहिए, एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता, मैं समझा रहा हूँ तो एक क्वेश्चन में ज्यादा टाइम लग रहा है। ओके, इसका फॉर्मूला याद है, a की 3 + b की 3 + 3ab × a + b। ओके, ये हमें निकालना है, इसकी वैल्यू तो चाहिए। ओके, प्लस यहाँ पे 3 × क्या आ जाएगा 10, और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, कितनी वैल्यू है 7 इक्वल टू 7 की पावर 3 क्या होता है 343। ठीक है, इसको हल किया तो कितना आ गया हमारे पास 7 21 210 बनेगा, दूसरी साइड जाके माइनस हो जाएगा, तो x की 3 + y की 3 बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास 343 - 210 इक्वल टू कितना बचेगा भैया, हाँ जी घटा लीजिए 133। ठीक है, तो इसकी वैल्यू चाहिए थी, यहाँ पे आ गई 133, नीचे क्या आ रहा है 10 की पावर 3, तो ये क्या आ जाएगा आंसर हमारे पास 133 डिवाइड बाई 10 की पावर 3 करेंगे तो 1000 आ जाएगा, 3 डिजिट पे पॉइंट लगा दो 133 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक आदमी अपनी आय का 72% खर्च करता है, यदि उसकी आय 28% बढ़ जाती है और खर्च 25% बढ़ जाता है तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई। बचत के हिसाब से हमें आंसर देना है परसेंटेज के अंदर। ठीक है, तो अब मान लो पहले उसकी आय थी 100 रुपए, एक चीज कर लेना, आय, उसका खर्च और उसकी बचत। ठीक है, आय कितनी थी पहले, देखो परसेंटेज का केस है और आंसर भी परसेंटेज में देना है, तो आप 100 मान लो, सबसे आसान काम होता है, एक्स वाई के चक्कर में बताना। ठीक है,
अच्छा, आय का 72% खर्च करता है, यानी 100 में से 72 रुपए उसने खर्च कर दिए, बचाए कितने? 28 रुपए। ओके, फिर क्या हुआ, उसकी आय 28% बढ़ जाती है, यानी 100 रुपए तो थी, 28% और बढ़ाए, टोटल कितनी होगी? 128 रुपए। अच्छा, खर्च कितना बढ़ गया? 25%। पहले जो भी खर्च था ना उसका 25% बढ़ गया। अगर वो 72 रुपए खर्च कर रहा था तो इसमें इसका 72 रुपए का 25% और ऐड कर दो, चौथा हिस्सा कितना? 18 रुपए। टोटल कितना हो गया? 90 रुपए। 128 में से 90 खर्च कर दिए, बचे कितनी? 38 रुपए बच गए। तो इसने पूछा क्या है कि उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि या कमी हुई, तो बचत के हिसाब से बात करेंगे। बचत कितनी बढ़ गई? 10 रुपए बढ़ गई। ठीक है, तो 10 रुपए बढ़ी, पहले कितनी थी? 28 रुपए थी, तो कितने परसेंट का इंक्रीमेंट हुआ? इनटू में 100। बचत जो है वो 28 से 38 हो गई, यानी 10 रुपए बढ़ गई। कितने रुपए पे 10 रुपए बढ़ रही है? 28 रुपए पे 10 रुपए इंक्रीज हो रही है, गुणा में 100। 4 पे काट दो, 7 आ गया। 4 पे काट दो, 25 आ गया। टोटल 250 बटे 7। अब इसका आंसर था पॉइंटों में, तो हमें पॉइंट में जाना है। 7 ये 21 बच गया, 4 40 35, और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास? 5 7 7 49। ठीक है, इतने परसेंट इसकी सैलरी, इसकी जो बचत थी उसमें वृद्धि हुई। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ जी, तो अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड। हम आगे भी 2-3 क्वेश्चन और है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड। तो जिन बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से आती है वो ध्यान दीजिए, और जिनको नहीं आती वो बेसिक बेसिक बातें कर लो। बेसिक बातें मतलब ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले कर लो थोड़े बहुत, जितने आपको याद रहते हैं, और साथ में टेबल जरूर याद करना। टेबल से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा आपको। ठीक है, तो चलिए, ये कहता है कि मतलब इसको हमें सोल्व करना है, और ये इक्वल टू क्या आएगा? ठीक है, काउंटिंग में आंसर नहीं देना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में इसका आंसर आएगा साइन कोस टेन कोट, कुछ भी आ सकता है। 4 ऑप्शन आपको दिए होंगे। ठीक है, फिलहाल हमें जो ऑप्शन दिए थे उसमें ये था सेकेंड थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा और नन करके कुछ ऐसे ऑप्शन थे। मेरे पूरे ध्यान नहीं है क्या क्या ऑप्शन है, कुछ ऐसे थे। नन नहीं था, वहां पे कुछ और मिल जाएगा आपको। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो अब नॉर्मल सी बात है कि सारा कुछ खत्म करके सिर्फ एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो करते हैं। हमें कुछ नहीं आता, कन्वर्ट करना स्टार्ट कर दो। कोट थीटा को क्या लिख सकते हैं? कोट को आप लिख सकते हैं भाई, सॉरी, कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस साइन थीटा। तो है, इसको तो कन्वर्ट करना है ही नहीं, क्योंकि 1 माइनस साइन या साइन को क्या ब्रेक करें आगे। हाँ, इनको कन्वर्ट कर सकते हैं अपन। इनको कीजिए, सेकेंड थीटा को क्या लिखेंगे? 1 बाई कोस थीटा, प्लस में टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा डिवाइड बाई कोस थीटा। लिख सकते हैं इतना? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इसको सोल्व करते हैं, तो यहाँ पे एलसीएम क्या है? कोस थीटा ही आएगा। तो ऊपर तो ये चीज है ही हमारे पास, अगर पूरा डिटेल में भी कर रहे हैं तो इससे बड़ा सवाल नहीं बनेगा। नीचे क्या आ जाएगा? 1 माइनस साइन थीटा। अच्छा, इनका एलसीएम क्या रहा है? कोस थीटा। कोस थीटा एलसीएम में तो क्या बचेगा? 1 प्लस कोस थीटा, साइन थीटा ही बचेगा ना यहाँ पे। तो यहाँ कर लो 1 प्लस साइन थीटा, और इसके नीचे जो एलसीएम में कोस थीटा था वो सबसे ऊपर चला जाएगा, इनटू में कोस थीटा आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, ये जो साइन है ये वाला, ये तो नीचे आके मल्टीप्लाई होगा ना इनके साथ, बिल्कुल होगा। तो यहां से इसको हटा दीजिए, ये यहां पे आ गया साइन थीटा। ऊपर क्या बन गया? कोस स्क्वायर थीटा, ये रहा यहाँ पे। ठीक है, अच्छा, अब यहां देखो a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है? a माइनस बी इंटू में a प्लस बी, ये इसी के बराबर होता है ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो कर लीजिए, एक का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया, ये फॉर्मूले के हिसाब से ये बन गया। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में हमारे पास ये टर्म बची है, कोस स्क्वायर थीटा, थोड़ा यहाँ पे कर लीजिए, कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? ये भी एक फॉर्मूला है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अंदर, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी है ये, किसके बराबर होगी? कोस स्क्वायर थीटा के। तो इसकी जगह कोस स्क्वायर थीटा रख दो। ये जो पूरा है इसको रिमूव करो, और यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास? कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ठीक है, कोस स्क्वायर थीटा, इससे ये कट गया।
कुल मिला के हमारे पास बचा 1/sin थीटा, जो किसके बराबर होता है, कोसिकेंट थीटा। ये हमारा आंसर, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री का, आपके लिए नोट कर लेना। चलिए, हाँ जी, चलो ये क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूँ, आगे वाला आप कर लेना, क्योंकि उसमें वैल्यूज दे रखी हैं, आपको सिर्फ टेबल याद होनी चाहिए। यहाँ पे इसको कैसे करें, ये हमें कहता है कि अगर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 5 cos थीटा प्लस 2 इक्वल टू 0 है, और थीटा जो है वो 0 से 90 के बीच है, ठीक है। 0 से 90 के बीच में आपको जो टेबल वैल्यू याद करनी होती है वो क्या क्या होती है, 0 पे कर लीजिए, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90, यही याद करनी होती है। इतना याद कर लेना, आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन में, ठीक है। क्या क्या है, अब हमें कुछ ऐसा करना है कि ये वाली जो लेफ्ट हैंड साइड है ना, वो इक्वल टू 0 बनानी है, क्योंकि इसने कहा है कि ये चीज इक्वल टू क्या है, 0 है। 0 है तो थीटा की कोई वैल्यू ऐसी रखो यहाँ पे, हिट एंड ट्रायल मेथड चलेगा, इक्वल टू 0 बन जाए। तो आप है ना थोड़ी सी टेबल याद करना, थोड़ी सी आपकी प्रैक्टिस होगी तो आपको फटाक से समझ आ जाएगा। मोस्टली या तो 45 डिग्री रखने पे बनता है, या फिर किस पे रखने पे बनता है, 60 डिग्री पे। 45, 60 और 30 इन्हीं तीन पे चलता है, 90 और 0 पे नहीं बनता, ठीक है। क्योंकि 0 करेंगे, ये 0 बन गया, ये 0 बन गया, आंसर तो +2 बचेगा। +2 क्या 0 के बराबर है, नहीं है, तो 0 गलत हो जाएगी। 90 पे रखेंगे तो 1 आ जाएगा, ये 1 हो गया, -5, ये 1 हो गया, 2 और 2 4, यहाँ -1 बचेगा, वो कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप है ना 60 डिग्री रखना, कोस 60 की वैल्यू क्या है वो रख लेना, कोस 60 डिग्री क्या होता है, ठीक है। थोड़ी टेबल देखना, आपको वैल्यू याद आ जाएगी। कोस 60 की वैल्यू क्या होती है टेबल के अंदर, वो देख लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। कोस 60 की वैल्यू चेक कर लेना भी कितनी होगी। जो साइन 30 की है वो कोस 60 की है, साइन 30 की होती है 1/2, तो कोस 60 की क्या बनेगी, 1/2 बनेगी। यहाँ 1/2 रखना, यहाँ भी 1/2 रखना, आपका आंसर क्या आएगा, इक्वल टू 0 आएगा। जब ये 0 बन गया तो थीटा की वैल्यू हमें क्या पता चली, 60 डिग्री। अब यहाँ भी 60 रखना और यहाँ भी 60। कोसिकेंट 60 की वैल्यू क्या होती है, कोट 60 की वैल्यू क्या होती है, दोनों को जोड़ो, आपका आंसर, ठीक है। और आंसर पॉइंटों में नहीं है, रूट के अंदर है। √3 हो गया, √2/3 हो गया, या फिर 3/√2 हो गया, या 1 हो गया, ये 4 ऑप्शन है इसके, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए वो आप करोगे। चलिए मैं लिख देता हूं क्वेश्चन को यहीं पे। tan 13 डिग्री इंटू tan 37 डिग्री इंटू tan 45 डिग्री। मुश्किल नहीं है क्वेश्चन, बहुत आसान है ये, वैल्यू देखे मत घबरा जाना। tan 53 डिग्री इंटू tan 77 डिग्री, और डिवाइड बाई आपको दिया गया 2 कोसिकेंट स्क्वायर थीटा इंटू में कोस स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 3 कोस 60 डिग्री, और प्लस में दिया गया आपको 2। इसको हमें हल करना है, इक्वल टू क्या आएगा। देखो टेबल में हमें वैल्यू याद होनी चाहिए, सॉरी एक मिनट, यहाँ पे 60 डिग्री है, थीटा नहीं है, कोसिकेंट 60 डिग्री, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, एक बार फिर से हम इसको मैच कर लेते हैं। tan 13, tan 37 डिग्री, tan 45 डिग्री, tan 53, 77, 2 कोसिकेंट स्क्वायर 60, कोस स्क्वायर 60 -3, और ये, हाँ जी, हमें बताना है ये इक्वल टू क्या होगा। इसका आंसर आप बताओगे भी, ये आपके लिए क्वेश्चन है, ठीक है। ओके, एक क्वेश्चन और आपके लिए होमवर्क में, एक इसका आंसर दे देना, ये भी आया हुआ है, और एक क्वेश्चन तो बहुत आसान है सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड, ठीक है, तो वो भी करते हैं अभी। हाँ जी, तो ये है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन या सरलीकरण से रिलेटेड है, सारा का सारा बोर्ड मास बेस्ड है, इसको आप अच्छे से देख लो। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है अभी, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, 2019 में आया हुआ है ये। और एक फैक्ट और ऐसे क्वेश्चंस का, ये अगर आपके एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, आप एक ही बार अटेम्प्ट करोगे, इतना आप भी जानते हो, और उसी अटेम्प्ट में अगर जो ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से आपका आंसर मैच हो गया
आप वहीं क्लिक कर दोगे, ये भी नहीं देखोगे कि ये सही है या गलत है, क्योंकि आसान सा क्वेश्चन है, देखने में आसान लग रहा है, एक बार अटेम्प्ट करेंगे हमें पता है कि सही जाएगा, वहीं आप मार्क खा जाते हैं। तो आराम से अटेम्प्ट करना। इसके ऑप्शन आपको बता देता हूँ मैं, क्या है हमारे पास 9/50, 50/9, 70/9 और 62/5, ये ऑप्शन है 20 का। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी वीडियो। और अगर आपको लगता है कि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो कमेंट करके बता दीजिएगा, आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। ठीक है, थैंक यू।